नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोचराम आईएएस अकेडमी में। मैं हूं हेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि होने वाला है करंट अफेयर्स का सेशन। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, बैंक क्लैट या पुलिस का एग्ज़ाम, सीयूईटी, आरआरबी, तो सभी के लिए ये वाला सेशन आपका फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 16 जुलाई का आज का दिन है और हम चलते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट अपॉइंट्स रॉबर्ट जे रवि एज न्यू सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। तो रॉबर्ट जे रवि को नया सीएमडी बनाया गया है बीएसएनएल का। ये एक बड़ी खबर आई है। तो देखो यार, आप लोगों को पता होगा बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये कंपनी है और ये कंपनी बनाई गई थी, इस्टेब्लिश करी गई थी करीब करीब 2000 में। 15 सितंबर 2000 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो इसके अभी काफ़ी टाइम से राइड्स के ऊपर, 5G राइड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। और ये कंपनी कह सकते हैं हम बहुत पीछे चली गई थी जो आजकल की बाकी कंपनीज है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जियो, जो कि सबसे आगे कंपनी है एज़ कम्पेयर टू टेलीकॉम इंडस्ट्री हम बात करें। तो ये जो हमारी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमारी जो सरकारी कंपनी थी, ये बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई थी। लोगों ने अपने कनेक्शन बंद करा दिए, काफ़ी सारी चीज़ इनके साथ हुई। एमटीएनएल के साथ भी खैर यही हुआ था। तो जब ये सब हुआ तो उस वजह से क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की जितनी कंपनीज थी उनको बहुत फ़ायदा मिल गया, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी गई है इस क्षेत्र में, बीएसएनएल के जो डिवीज़न में। और हमने ये देखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करके धीरे धीरे ये लोग उभर रहे हैं। अभी तक इन्होंने मार्केट कैप्चर वगैरह कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उभर रहे हैं। तो अभी अभी रिसेंटली इनके जो नए सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बनाए गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ठीक है ना। इनसे पहले मिस्टर पी के पुरवर इनके सीएमडी थे। पी के पुरवर इनके सीएमडी थे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 सितंबर 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे की। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अगर मैं बात कर लूँ तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 15 में। वॉज स्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 214 बाय 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे। The day serves as the global platform to highlight the importance of equipping young people with skill essential for the employment। तो क्या मैं कहने का मतलब है कि यंग लोगों के पास स्किल्स होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी वो एम्प्लॉय कर पाएंगे, तब वो एम्प्लॉयमेंट बन पाएंगे। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये चीज़ बताता है हमको। 2024 में जो ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसकी क्या थी? थीम थी 2024 के लिए। एम्फेसाइजिंग ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ यंग पीपल फॉस्टरिंग द पीस एंड डिवाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब अगली खबर है भैया किसकी? मिस्टर केपी शर्मा ओली की। ये केपी शर्मा ओली जी कौन है? केपी शर्मा ओली जी नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने के अभी अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और 15 जुलाई को इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। 15 जुलाई को इन्होंने क्या किया है? शपथ ग्रहण करा है। और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जो कि चौथे टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फोर्थ टाइम ये केपी शर्मा ओली जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रामचंद्र पौडेल अभी प्रेसिडेंट है नेपाल के। एंड नीचे की तरफ चले तो ओली जी ने किनको हराया है ये भी देख लेते हैं। पुष्प कमल दहल। तो ओली जी से पहले जो केपी शर्मा ओली है, इनसे पहले पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हु लॉस्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन जून 12 को ये हार गए थे, ठीक है ना। कैपिटल की बात करें तो आपका जो ये नेपाल है, इसकी कैपिटल क्या है भैया? काठमांडू इसकी कैपिटल है। अच्छा, एक दो स्पेशल फैक्ट्स मैं बताता हूँ नेपाल के बारे में कि नेपाल भैया सबसे ज़्यादा एरिया किसके साथ बनाता है? नेपाल सबसे ज़्यादा एरिया बनाता है इंडिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के साथ नेपाल का एरिया अगर बॉर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है
इंडिया में जो हाईएस्ट एरिया किसी स्टेट के साथ बनता है तो वो बनता है उत्तर प्रदेश के साथ। और लो ये क्या है, हाईएस्ट। और अगर मैं लोएस्ट एरिया की बात करूँ, लोएस्ट एरिया की बात करूँ तो वो होता है वेस्ट बंगाल। वो क्या है बेटा, वेस्ट बंगाल लोएस्ट एरिया होता है। अच्छा, नेपाल ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में ही, आप जानते हैं काफ़ी भली भांति इस चीज़ को। ये थोड़ा एरिया के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता दी है, तो ये भी कवर अप चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। पूरी जगन्नाथ टेम्पल रत्न भंडार, जी हाँ दोस्तों, पूरी जगन्नाथ टेम्पल में रत्न भंडार खोल दिए गए हैं। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट अनलॉक द रिवरेंट रत्न भंडार ऑफ 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल आफ्टर 46 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 46 ईयर्स के बाद ये रत्न भंडार खोले गए हैं। ये समझते हैं रत्न भंडार है क्या। द रत्न भंडार आर वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ ट्रेजर्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द Jagamohana assembly hall of the temple. Okay, it contains priceless jewelry and sibling deities Lord Jagannath, बल्लभद्र, लॉर्ड बल्लभद्र और गॉडेस सुभद्रा की मूर्तियाँ भी हैं और यहाँ पे ज्वेलरी भी है, which have offered by former kings over many centuries and devotees from around the globe. अब हुआ क्या है कि कई सालों में भगवान जगन्नाथ को, बल्लभद्र को और सुभद्रा जी को जो गिफ्ट मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर, वो एक चैम्बर में रखे गए थे और वो चैम्बर को खोला गया है 46 सालों के बाद। ठीक है, अब वो गिफ्ट किसने दिए थे, कोई हो सकता है किंग ने दिए हो सकता है बड़े व्यापारी ने दिए हो। ठीक है ना। द रिकॉर्ड्स एंड राइट्स क्रिएटेड इन द अकॉर्डिंग, अच्छा ये बेसिकली जो रिकॉर्ड्स थे ये जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग ये बने हुए थे। इन्वेंट्री इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ प्रेशियस ज्वेलरी। ठीक है, इट कंटेन्स 2 चैम्बर्स। अब इसमें जो है हमारा ये जो रत्न भंडार है इसमें 2 चैम्बर थे, एक था बाहर भंडार, बाहरा भंडार, और एक था इनर चैम्बर जिसको भीतर भंडार बोला जाता है। एक आउटर चैम्बर था जिसे बाहर भंडार कहा जाता है और एक इनर चैम्बर था जिसे भीतर भंडार कहा जाता है, विच वॉज रिमेन क्लोज फॉर 46 ईयर्स। एज पर द इन्वेंट्री लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये जो रत्न भंडार के अंदर 128 किलो का तो सोना है और 221 किलो की चांदी है। 128 किलो सोना, अच्छा ये सोचो यार 46 ईयर्स पहले ये 128 किलो सोना कितने ही रुपए का होगा ज़रूर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI custodian temple had performed the structural inspection of Ratna Bhandar in 2008 but could not enter in the inner chamber. 2008 में भी कोशिश करी गई थी पर वो अंदर नहीं जा पाए थे। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द 4 गेट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल में 4 गेट हैं, लोकेटेड ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द और इट्स बाउंड्री फेस ऑफ द 4 डायरेक्शंस एंड दे आर नेम्ड आफ्टर डिफरेंट एनिमल। तो 4 गेट है चारों अलग अलग डायरेक्शंस में और चारों अलग अलग एनिमल के नाम पर है। पहला है सिंह द्वार और सिंह द्वार ईस्ट डायरेक्शन में है। सिंह द्वार किधर है, ईस्ट डायरेक्शन, और सबकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि आप मोक्ष अटेन करना है तो ये वाला काम द्वार में से आप एंट्री करिए। उसके बाद है हस्ती द्वार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर आपको पैसे की कामना है ज़्यादा तो ब्रिंग वेल्थ ये करता है। अश्व द्वार कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, तो हॉर्स गेट हो गया ये। हस्ती द्वार मतलब एलिफेंट गेट और सिंह द्वार मतलब लॉयंस गेट। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा व्याघ्र द्वार मतलब टाइगर गेट कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इट ऑल्सो रिमाइंड्स यू टू वंस धर्म, तो धर्म के बारे में ये ज्ञान प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं अबाउट दिस टेम्पल जो कि जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा जगन्नाथ टेम्पल के आसपास की चीज़ें पूछी जा सकती है क्योंकि अभी इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हुआ है। तो देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 4 धाम में से एक आपका जगन्नाथपुरी होता है। तो जगन्नाथपुरी कौन से स्टेट में है, उड़ीसा स्टेट में है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ की तो ये कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड स्टेट में है। द्वारका की बात करें तो ये कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। और अगर रामेश्वरम की बात करें तो ये तमिलनाडु स्टेट में है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कौन से स्टेट में पड़ता है।
जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, गुजरात में द्वारका है और तमिलनाडु में रामेश्वरम है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।